हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इनर्ट गैस अक्रिय गैसों के बारे में आगे की तरफ। कल मैंने आपको अक्रिय गैसों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना बता दी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये जो अक्रिय गैसें हैं ये प्रकृति में कितनी पाई जाती हैं। वायुमंडल में ये बहुत कम मात्रा में होती हैं, लगभग 1%। इसलिए इन्हें दुर्लभ गैस भी कहते हैं। एक और नाम इनका आ गया, इन्हें हम दुर्लभ गैस, रेयर गैसेस, RARE, रेयर गैसेस, दुर्लभ गैसें भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में बहुत कम, 1% से भी कम मात्रा में आयतन के अनुसार पाई जाती है। अगर हम बात करें वायु में 1% आयतन के अनुसार पाई जाती है। हीलियम पाई जाती है 5.24×10⁻⁴%, और इसे सबसे पहले सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त किया गया फ्रैंकलिन व लोकियर द्वारा 1868 में, और रैमसे ने फिर इसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन किया। सूर्य की ऊर्जा, मोनोजाइट सैंड, क्लीवाइट व पिच ब्लेंड खनिज, ये इसके हीलियम के मुख्य क्या है, स्रोत हैं जिनसे हीलियम प्राप्त की जाती है। नियोन 1.82×10⁻³ है। रैले व रैमजे ने 1896 में इसकी खोज की। आर्गन 0.934%, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस अगर वायुमंडल में कोई है तो वह आर्गन गैस है। 1894 में रेलवे और रैमजे ने ही इसकी खोज की। और इन चारों गैस को नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेले व रैमजे ने खोजा। 1898 में क्रिप्टन, 1896, 94, 98 और ये भी 1894 में। और यहाँ रेडॉन को 1902 में डॉन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, रेडॉन की। ये कट जो हमने लगाया, इसका मतलब है वायुमंडल में रेडॉन उपस्थित नहीं है, क्योंकि यह एक रेडियोएक्टिव खनिज से प्राप्त होती है, इसलिए यह वायुमंडल में प्राप्त नहीं रहती है। वायुमंडल में हमारी प्राप्त होती है मुख्य रूप से नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। क्योंकि हीलियम भी हमारी सूर्य की ऊर्जा में, इसलिए इसे भी वायुमंडल में माना जाता है। इस प्रकार से ये हुई हमारी अक्रिय गैसों की उपलब्धता। तो कौन सी गैस सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती है, उसका नाम है आर्गन। ये आपसे पूछ लिया जाता है कौन सी गैस सबसे अधिक वायुमंडल में उपस्थित है, तो आप आर्गन लिखेंगे। और कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं है, वो हमारी कौन सी है, रेडॉन। कौन सी है, रेडॉन। क्योंकि जो रेडान बनता है वो रेडियोएक्टिव खनिज है, ये बनता है रेडियम से। रेडियम 88, रेडियम 226 हीलियम का कण बाहर निकाल देता है, और ये रह जाता है 222। तो ये हमारा रेडान बन जाता है, ये रेडियोएक्टिव खनिज। जब कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अल्फा कणों का उत्सर्जन करता है तो उसे हम रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो ये रेडियम किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है हमारा रेडॉन में, और एक अल्फा कण बाहर निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया के अनुसार हमारी किसकी खोज मानी जाती है, ये मानी जाती है हमें रेडॉन की खोज। तो इस प्रकार से हमारे जो ये अक्रिय गैसें, इनकी उपलब्धता हुई और इनकी खोज किसने की, मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताएं कि जो जेनॉन और रेडॉन होती है, जो जेनॉन और ऑक्सीजन होती है, इनका जो आयनन विभव होता है, ध्यान रखेंगे, जेनॉन और ऑक्सीजन के आयनन विभव लगभग बराबर होते हैं। क्योंकि इनका आयनन ऊर्जा, आयनन विभव लगभग बराबर है, तो ये आपस में यौगिक भी बना लेते हैं, और उन यौगिकों का नाम होता है जेनॉन के ऑक्साइड्स, जेनॉन के फ्लोराइड्स और जेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स। ये हमारे कैसे बनते हैं, आपको याद दिला दूं, हमने बताया था कि इनर्ट गैसें कोई क्रिया नहीं करती है, लेकिन जेनॉन की आयनन विभव ऑक्सीजन के समान होने के कारण यह ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बना देती है, फ्लोराइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स बनाती है। केवल जेनॉन ही ऐसी वो है हमारी गैस जो यौगिक भी नॉन, जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन के बराबर जेनॉन की आयनन क्षमता होती है, आयनन ऊर्जा होती है। तो जेनॉन के फ्लोराइड्स बनते हैं HCF2, HCF4, HCF6। इसे बोलते हैं जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो जेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड बनते हैं जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड।
जेनॉन का ऑक्साइड बनते हैं XeO3, XeO4 आदि इसके ऑक्साइड्स होते हैं। अब इनको हम बनाते किस तरह के हैं, जेनॉन की फ्लोरीन के साथ निकेल की उपस्थिति में 673 केल्विन पर गर्म करते हैं तो जेनॉन डाइफ्लोराइड बन जाता है। फ्लोरीन की मात्रा बढ़ाते हैं तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड बनाया जाता है, और फ्लोरीन बढ़ाया जाता है अधिक मात्रा में तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड बन जाता है। अब इनके जल अपघटन से जब हम टेट्राफ्लोराइड का जल अपघटन करते हैं तो जेनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड बनता है और 2HF, और अगर हम हेक्साफ्लोराइड का जल अपघटन करते हैं तो HCF6 प्लस H2O इज इक्वल टू XCOF4 प्लस 2HF, और अगर हम हेक्साफ्लोराइड का जल अपघटन अधिक जल की उपस्थिति में करते हैं तो जेनॉन का ट्राइऑक्साइड बन जाता है XeO3 6HF। इन फ्लोराइड्स की स्ट्रक्चर्स क्या हैं? जेनॉन फ्लोराइड में sp3d संकरण होता है। sp3d जो होता है, अगर हम उसकी आकृति देखें त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होनी चाहिए, लेकिन ये 3 लोन पेयर होने के कारण इसकी आकृति रेखीय हो जाती है। ऐसे ही XeF4 है sp3d2, इसकी जो आकृति होनी चाहिए थी वो हमारी वर्गाकार होनी चाहिए थी, वर्गाकार समतलीय ना होकर वर्गाकार। sp3d2 में हम देखते हैं हमारी वर्गाकार हमारी जो स्ट्रक्चर रहती है वो रहती है वर्गाकार पिरामिड स्ट्रक्चर रहती है, लेकिन यहाँ 2 लोन पेयर होने के कारण ये स्ट्रक्चर वर्ग समतलीय हो जाती है। XeF6 में sp3d3 ये हमारा संकरण होता है और आकृति इसकी कैसी रहनी चाहिए, अष्टफलकीय रहनी चाहिए, लेकिन लोन पेयर के कारण ये विकृत हो जाती है और विकृत अष्टफलकीय कहलाएगी, या इसे हम पंचकोणीय अष्टफलकीय संरचना कहते हैं। तो इनके लोन पेयर की उपस्थिति के कारण इनकी आकृतियां हमारी बदल जाती हैं। आप केवल आकृति याद रख लेंगे कौन कौन सी आकृति होती है। नॉन ऑक्सीफ्लोराइड संकरण होता है sp3d और आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी जो T के आकार में दिखाई देती है। जेनॉन ऑक्सिक टेट्राफ्लोराइड sp3d2 वर्ग पिरामिडी आकृति होती है इसकी और दिखाई भी इसी प्रकार से देती है। जेनॉन ट्राइऑक्साइड sp3 संकरण होता है चतुष्फल की आकृति पिरामिडी दिखाई देती है। जेनॉन टेट्रा ऑक्साइड sp3 चतुष्फल की आकृति और चतुष्फल के ही दिखाई देती है। अब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन ये जो हमारी अक्रिय गैसें हैं इनको हम किस प्रकार से निष्कर्षित करते हैं? वैसे तो निष्कर्षण इस बार आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम इन्हें कम ताप पर करके द्रवित कर लेते हैं और फिर इसे कोकोनट चारकोल, जिसे हम डेवार की चारकोल विधि कहते हैं, कोकोनट चारकोल पर इन गैसों के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं। तो अलग अलग ताप पर ये कोकोनट चारकोल पर अधिशोषित हो जाती हैं और हम इन्हें अलग अलग करके प्राप्त कर लेते हैं। इनके उपयोग, हीलियम के उपयोग पहला नंबर है, आप लिख लेंगे। हीलियम का उपयोग होता है हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दमा के रोगी जो होते हैं, अस्थमा जिन्हें होता है, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दमा या अस्थमा के रोगियों को सांस लेने में दिया जाता है। दूसरा, गोताखोर जो होते हैं वो भी हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण के क्या सिलेंडर लेकर समुद्र में गोता लगाते हैं। तीसरा, जो हीलियम होती है वो हल्की गैस है, तो वायुयान के टायरों में भी और गुब्बारे में भी इसे भरा जाता है, जो ऊपर उड़ाए जाते हैं वायुयान के टायरों और गुब्बारों में इसे भरा जाता है। चौथा, हीलियम का उपयोग अक्रिय वातावरण करने के लिए भी हम हीलियम का प्रयोग करते हैं। पांचवा, हीलियम का उपयोग कहीं अगर हमें ताप कम करना हो, निम्न ताप करना है, तो भी हम हीलियम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरी गैस आती है नियोन गैस। नियोन गैस का उपयोग हम क्या करते हैं? नियोन गैस का उपयोग करते हैं, जो आपने देखे होंगे कुछ नियोन ट्यूब्स होती हैं अलग अलग कलर की। तो पहला जो नियोन होता है वो विसर्जन नली में और ट्यूबों में भरने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है नियोन का? जो विज्ञापन चिन्ह होते हैं, जो आप देखते हैं लाइट लगा, जैसे लाइट पड़ती है तो उसमें नियोन पट्टी लगाते हैं, या हवाई जहाज जाना होता है हवाई पट्टी पे भी हम नियोन का पेंट कर देते हैं, जिससे वो जरा सी भी लाइट हो तो वो चमक जाता है, अंधेरे में भी वो चमकने लगता है। तो सबसे पहला विसर्जन नलियों में और साथ में जो ट्यूब्स होती हैं उसमें भरने में नियोन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, हवाई पट्टी को प्रदीप्त करने में भी
नियोन का प्रयोग करते हैं। तीसरा, विज्ञापन चिन्हों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आती है आर्गन। आर्गन का जो मुख्य उपयोग है वो है विद्युत बल्ब में भरने में और रेडियो वाल्व, डायोड और ट्राइड जो वाल्व होती हैं, तो विद्युत बल्ब में भरने में। नंबर 2, रेडियो वाल्व, डायोड और ट्राइड में भरने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आती है हीलियम नियोन आर्गन के बाद क्रिप्टन और जेनॉन। क्रिप्टन और जेनॉन के विशेष उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग हम मुख्य रूप से विसर्जन नलियों में और रेडियो वाल्व में ही इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद आता है हमारा रेडॉन। रेडॉन हमारा कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। रेडॉन का उपयोग नंबर 1 कैंसर के उपचार में करते हैं और नंबर 2 रेडियो एक्टिव खोजों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अक्रिय गैसों के उपयोग हुए जो आपको याद होने चाहिए। अब हम आपको बता दें ये पी ब्लॉक का एक बड़ा चैप्टर था जो हमारा आज समाप्त होता है। अब हम इसके बाद संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन कल से प्रारंभ करते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।